नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चुनाव आयोग की बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा था धुआंधार राहुल गांधी का जवाब देंगे और ज्ञानेश कुमार को लगा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे कॉमेडियन इकट्ठा होंगे, गर्दन उठाए हुए उनकी तरफ देखेंगे। लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। 83 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर देश भर के कॉमेडियन लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को जवाब दे दिया, करारा जवाब, 10 पॉइंट में जवाब, 5 पॉइंट में जवाब। किसी में हिम्मत नहीं है कि ये लिख पाए सच्चाई कि ज्ञानेश कुमार लफाजी करके भाग गए, एक भी सवाल का तथ्य के साथ, डेटा के साथ जवाब नहीं दे पाए। 83 मिनट में दो ऐसे मुकाम आए हैं, दो ऐसे पल हैं, वो रिकॉर्डेड हमारे पास। ज्ञानेश कुमार रंगे हाथों पकड़े गए। वो दोनों क्लिप, दो क्लिप है, दोनों क्लिप ये साबित करने के लिए एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य है कि पर्दे के पीछे ज्ञानेश कुमार मिले हुए हैं। मोदी के इकोसिस्टम से, मोदी से, भाजपा से मिले। हम आपको कुछ और भी रिमाइंडर के लिए कुछ हुए पल, जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा है ज्ञानेश कुमार का, कभी-कभी ऐसे तो सीरियस नज़र आ रहा है, वो भी दिखाएँगे कि किससे मिलके इनका चेहरा खिल उठता है और मुस्कुराने लगते हैं। इस कुर्सी पर आए हैं कहाँ से, उसके पीछे क्या खेल हुआ, वो भी दिखाएँगे, इसीलिए शायद ये वफ़ादारी है। और ज्ञानेश कुमार को जब लगा कि सामने गोदी मीडिया होगी, कॉमेडियन होंगे, तो गोदी सब खुश हो गए। पत्रकार सामने 1-2 निकल आए और जब पत्रकार सामने आ जाएँगे, तो फिर तो मामला गड़बड़ होगा ही और हुआ वही, शाह का ये दुलारा फुस हो गया, फँस गया वहाँ। मैं एक-एक चीज़ दिखाऊँ उससे पहले ज़रा प्रबल प्रताप शाही हैं, किसान का कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रबल भाई आपका। जोड़ा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस का मसला है तो थोड़ा उस पर 2-4 मिनट की टिप्पणी कांग्रेस के ही नेताओं से ली जाए। लेकिन अब आप खबर देखना शुरू करिए, पहला स्क्रीनशॉट लाइए। ये आज तक है ऊपर, ये टॉप लीड स्टोरी है इसकी। 7 दिन में हलफनामा दें वरना देश से माफी मांगे, राहुल गांधी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने साधा निशाना। बताइए, संवैधानिक पद पे बैठा नौकरशाह एलओपी पर निशाना साधेगा। यहाँ जवाब देना चाहिए, एलओपी पर निशाना साधेगा। लिखते समय मुझे लगता है प्रोटोकॉल, संवैधानिक व्यवस्थाएं, ये सब समझ में ही नहीं आती हैं, किसी से भी लिखवा देते हैं सब, और किसी से क्या, वो पीछे से आता है लिख करके। साउथ ब्लॉक में बैठा हुआ एक व्यक्ति है। दूसरे नंबर की खबर देखिए, सिर पर संविधान रखकर नाचने वाले ही उसे कुचलते थे, विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना। ऊपर राहुल गांधी पर, देखिए ये दोनों क्यों दिखाया है, इसी से नजर आ रहा है दोनों एक हैं और दोनों के लिए हेडलाइन लिखने वाले भी एक हैं। यहाँ पर राहुल गांधी पर मुख्य चुनाव आयुक्त का निशाना और नीचे विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना, दोनों का निशाना है। लेकिन राहुल गांधी लाखों लोगों की भीड़ के साथ सासाराम में उनके समर्थन से शुरू कर रहे हैं यात्रा, ये खबर गायब है। नीचे कहीं कोने में खबर मिल जाएगी आपको। अगला फोटो लाइए जरा, देखिए, माँ बहनों का सीसीटीवी शेयर करना चाहिए क्या, राहुल गांधी के सवाल पर ईसीआई। फिर लीड स्टोरी है और फिर भाषा वही है, मोदी जी वाला। छोड़ना चाहिए क्या, तो ये माँ बहनों का सीसीटीवी शेयर करना चाहिए क्या। और ये शब्द, ये लाइन, इसका जो अभिप्राय है ना कि माँ बहनों का सीसीटीवी शेयर करना चाहिए, पता नहीं कांग्रेस के लोग या प्रबल जी ये लोग उतना प्रोएक्टिव हैं कि नहीं है। इसके खिलाफ तो प्रोटेस्ट होना चाहिए। माँ बहनों का सीसीटीवी शेयर होना चाहिए क्या, इसके भीतर एक, जो कहते हैं ना, ये बिलो द बेल्ट वाला फील लेकर के ये कहने की कोशिश है, माँ बहनों की का सीसीटीवी शेयर करना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, कौन सा सीसीटीवी। अगला दिखाइए फोटो। आ रहा हूँ प्रबल भाई, सब आप ही के लिए, ये सब सबूत लेके आप लोग चाहें तो कुछ मैदान में उतर सकते हैं सब। देखिए,
अगला ये हिंदुस्तान है, नाम हिंदुस्तान है, खबर देखिए, किसी की बहू बेटी की सीसीटीवी फुटेज जारी करने चाहिए क्या? चुनाव आयोग का राहुल गांधी को जवाब। देखिए कितना करारा जवाब दिया, ये जवाब है, ये जवाब। ये पहली खबर। दूसरी खबर देखिए, बंगाल, बिहार के बाद बंगाल में होगा एसआईआर। तीसरी खबर देखिए, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी राग, पीएम मोदी ने कैसे ट्रंप को दे दिया टैरिफ का जवाब। देखिए सब उधर राहुल को जवाब दे रहे हैं ज्ञानेश, इधर मोदी ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, दौड़कर आए और चला दी गोलियां, एलविस यादव के घर फायरिंग। उसके बाद देखिए, बाबर आजम की हो गई पाकिस्तान टीम से छुट्टी। और उसके बाद देखिए, 3 साल में 1060% का रिटर्न। वोट अधिकार यात्रा खबर से आउट है, खबर से आउट है आप लोग। वोट अधिकार यात्रा गायब खबर से। कोई ट्रंप को जवाब दे रहा है, कोई विपक्ष को जवाब दे रहा है, राहुल को जवाब दे रहा है, सारे धुरंधर प्रतापी सब। अब गाड़ी यहां से तो चली है, अब अगली क्लिप लाइए जरा। ये भास्कर के एक पुराने पत्रकार हैं, इन्होंने सवाल पूछा, उसके बाद देखिए क्या हुआ। जरा सवाल सुनिए। सर, मैं मुकेश कौशिक हूँ, दैनिक भास्कर से। सर, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने सेंट्रल बेंगलुरु की कॉन्स्टिट्यूंसी की तहकीकात की और ढेर सारे आरोप लगाए। उनका कहना था कि फेक सस्पिशियस वोटर बन रहे हैं, मैनिपुलेटेड हैं, मास एडिशन हुए हैं। इसके 2-3 दिन बाद ही बीजेपी के पावरफुल लीडर अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनके पास कंक्रीट प्रूफ हैं, कि कंक्रीट प्रूफ है इस बात के कि लैक्स ऑफ सस्पिशियल वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, एज मैनिपुलेशन, मास एडिशन हैव बीन फाउंड इन वायनाड, रायबरेली एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि फेक वोटर्स, बोगस वोटर्स, मैनिपुलेशन ऑफ एज, डुप्लीकेट वोटर्स ये मौजूद हैं। तो आप कितना सहमत हैं और इन आरोपों के आप क्या जांच कोई कराएंगे? नेक्स्ट 187 विल कम बैक। उसका जवाब मैं दे चुका हूं, शायद आपने, मैं दोबारा बता देता हूं। ग्रेडेड रिस्पांस होता है चुनाव आयोग का। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय रहते हुए अगर आप त्रुटियां बताते हैं तो आपको फॉर्म 7 भरना होता है। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय परिधि के बाद अगर गलतियां बतलाते हैं तो उसको सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट माना जाता है। अगर समय के बाद आप त्रुटियां बतलाते हैं और मतदाताओं और चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो इन तीनों की ग्रेडिंग में फर्क है। और इसीलिए मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं और अगर आपको शिकायत करनी है चुनाव आयोग के समक्ष, तो आपके पास, मेरे पास, किसी भी सांसद के पास, किसी भी एमएलए के पास और आपके पास भी सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, रूल 20 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, जिसमें कि आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने जिस भी कारण से आप बता रहे हैं कि ये गलत है, आप वो एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे और आप शपथ लेंगे और आप इस बात को बताएंगे आगे। 187 अब सुना आपने यहाँ पे क्या कहा था कौशिक जी ने, पुराने पत्रकार हैं भास्कर के, उन्होंने कहा कि 2 बड़ी पार्टियां, देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां गोलमोल, क्योंकि कैसे ले लें, बाकी तो दे रहे हैं कि 7 दिन का टाइम, 6 दिन का टाइम, दूसरे वाले को भी दे दो 14 दिन का टाइम ना। अब अगला देखिए, और वरिष्ठ हम लोगों के सबके दादा परंजॉय गुहा ठाकुरता, जरा सुनिएगा प्रबल भाई। गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया
14 तारीख के दिन आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? 279 सुना आपने, जवाब ही नहीं दिया अगले सवाल पर। 279 इसको गोल कर गए। इस देश के सबसे सम्मानित पत्रकारों में से एक परंजॉय गुहा ठाकुर था, उनके सवाल, वो 2-3 सवाल लिए थे, किसी का जवाब नहीं दिया, एक का भी जवाब नहीं दिया। अब इस पर हम एक सवाल लेंगे जो है प्रबल भाई से, और उसके बाद हम आएंगे जरा कब खुश होते हैं, किससे मिलकर खुश होते हैं ज्ञानेश, वो आपको दिखाएंगे। कुछ फोटोग्राफ्स निकाला है टीम ने, वो दिखाएंगे। लेकिन प्रबल भाई, ये तो मतलब हद हो गई। ये तो कहिए अच्छा है 2 पत्रकार वहां पर बैठे थे, बाकी को तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन 2 पत्रकार बैठे थे वहां। 2 पत्रकारों ने साबित कर दिया कि जो है सब साठगांठ है, सब घोर माठा है, सब मिले हुए हैं। देखिए आशीष भाई, आज जब वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है सासाराम के ऐतिहासिक भूमि से, बिहार की क्रांतिकारी भूमि से, जहां राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कम्युनिस्ट पार्टियों के बड़े बड़े लीडरान वहां थे, तो और इतनी ज्यादा जन समर्थन वहां मिला है वोट चोरी को लेकर, वोट चोरी के खिलाफ एक मुहिम में तब्दील हो गया है ये मूवमेंट, और अभी भी वो यात्रा बदस्तूर जारी है। देखिए, जो वोटर अधिकार यात्रा है जो निकली है, राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम लीडरान वहां पर हैं, और लाखों लोगों की भीड़ है, और एक जन आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है। जन समर्थन, बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा, उससे चूल्हे हिल गई हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की, चूल्हे हिल गई हैं इनके एनडीए के साथियों की, और चूल्हे हिल गई हैं चुनाव आयोग। आज आनंद फानंद में चुनाव आयोग के तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, तीनों वहां बैठे थे। वहां ही से नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने एक अपना रोड शो भी कर दिया दिल्ली के अंदर। बहुत सारी चीजें एकाएक होने लगी कि इस खबर पर मतलब लोगों का ध्यान न जाए, ध्यान को भटकाने की कोशिश है। आज जो इलेक्शन कमिश्नर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या था? वो प्रोसीजर है, ऐसे वोट कटता है, ऐसे वोट बनता है, फॉर्म 6 से वोट जुड़ता है, फॉर्म 7 से बदलाव होता है, फॉर्म 8 में ये होता है, वो तो सबको मालूम है। एक प्रोसीजर है, वो तो सबको मालूम है, गाइडलाइंस है, वो तो सबको मालूम है। एक लेमैन को भी पता है, इसको वोट बनवाना होता है, वोट ऐसे बनवाता है, और इतने समय पे वोट पड़ता है, चुनाव के इतने दिन पहले तक वोट बनता है, वही लास्ट होता है, वो तो सबको मालूम, उसके बाद नहीं बनता है। लेकिन सवाल ये है कि जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया था कि महादेवपुरा जो विधानसभा में 1 लाख जो फर्जी वोटर्स हैं, वो फर्जी वोटर्स कैसे रहे? एक पते पर 80, एक पते पे 300, 350, पिता का नाम 0, माता का नाम कुछ, एक महिला का नाम 124 साल, उम्र 124 साल। तो ये जो सवालात हैं, ये सवालात हैं। और उसके बाद जो सवालात थे कि एसआईआर के बाद बिहार के अंदर जीवित व्यक्तियों को मृत्यु बनाकर उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया, उनको वोटर उससे बाहर कर दिया। वह लोग स्वयं आकर सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामा दायर किया कि हम जिंदा हैं। इसमें तो शर्म से मर जाना चाहिए। ये सवाल पूछना चाहिए था इलेक्शन कमिश्नर से कि भाई तू ये बता कि जो वोटर को जो जिंदा है, जो तूने मरवा दिया है अपने एसआईआर से, वह क्या है? और तुम एसआईआर का गुणगान है। एसआईआर क्या है? एसआईआर है दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान और बाकी अन्य प्रोग्रेसिव समाज के लोग, जो लोग वोट करते हैं महागठबंधन को या एंटी बीजेपी वोट करते हैं, वह सारे वोटर्स को आप बाहर करना चाहते हैं, जिससे आराम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सके। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो
ये साजिश है, वो साजिश में चुनाव आयोग शामिल है। और ये चुनाव आयोग नहीं है, इसका नाम मैंने रखा भारतीय जनता पार्टी भाजपा चुनाव प्रकोष्ठ। ये भाजपा चुनाव प्रकोष्ठ है और इसमें कुछ भी कोई नई चीज आपको नहीं दिखने को मिलेगी। ये बस दिग्भ्रमित करने के लिए ये कर देंगे 7 दिन में हलफनामा। किस चीज का हलफनामा दे दे राहुल गांधी? किस चीज का हलफनामा दे दे? क्यों दे? अरे तुम्हें बता दिया, तुम्हें आपत्तियां दे दी तमाम दिल्ली के चुनाव में, तमाम भाजपा के एमपीज के हर पर 40 वोटर्स का आया, उस पर लोगों ने आपत्तियां दर्ज की। तो तुमने क्या वोटर्स का नाम काटा? जो जेन्युइन वोटर्स थे उनका नाम तुमने काट दिया। और अब तो हाल ये है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले वोट करते थे, अब तो उनकी झुग्गी झोपड़ी नहीं है, वो तो यहाँ से डिसमेंटल, उनको तो डिसलोकेट कर दिया, रिलोकेट कर दिया, कोई कहीं कोई कहीं। और बंगाल से जो बांग्ला बोलते हैं उनको बांग्लादेशी बताकर उनको दिल्ली से और गुड़गांव से और फरीदाबाद से निकाल के बाहर कर दिया। वो सब बंगाल चले गए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट, इस पर ये इलेक्शन कमिश्नर क्या कह रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सवाल ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट भी बंधुआ मजदूर की तरह नरेंद्र मोदी का बंधुआ मजदूर बन गया है, चुनाव आयोग बंधुआ मजदूर बन गया है। और जहां तक आपने महिलाओं के सीसीटीवी की बात की है, ये सीसीटीवी का जो ये फुटेज नहीं देने का बहाना है ये। और मैं आपको एक आरोप और लगा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो अनुवांशिक संगठन है, जो मातृ संगठन आरएसएस, वो स्वर्ण रचने में बड़ा वो है। इसके तमाम बाबा लोग आप देखते हैं साड़ियों में भी घूमने लगते हैं। तो क्या आरएसएस के लोग साड़ी पहनकर या बुर्का पहनकर वोट भाजपा को देने जा रहे हैं, इसलिए तुम सीसीटीवी नहीं देना चाहते हो और बहाना माता मां बहनों का कह रहे हो? मेरा आरोप है कि भाजपा आरएसएस के तमाम कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह निर्देशन देते हैं कि साड़ी पहन के जाओ, घूंघट करके जाओ, बुर्का पहन कर जाओ और वोट करो। और वो महिलाएं नहीं होते, पुरुष होते हैं। और तमाम वो मृत महिलाएं जो मृत्यु हो चुकी हैं, उनकी जगह पर पुरुष साड़ी पहनकर, बुर्का पहनकर आरएसएस के लोग वोट कर रहे हैं। इसलिए वो फर्जी वोटिंग आपको जो दिखता है 4 से 5 बजे के बीच में, वह वही समय होता है जब फर्जी वोटिंग शुरू हो जाती है। और उसी समय फर्जी वोटिंग में एकाएक जो जंप होता है, एक तो वो फर्जी वोटिंग होती है और उसके बाद वहीं पर बैठे बैठे जो उनके एजेंट हैं, इलेक्शन एजेंट हैं या उनके बूथ एजेंट हैं, वह सारे लोग वहां पर जाकर अधिकारियों के साथ सांठगांठ है। इलेक्शन कमीशन खुला खेल फर्रुखाबादी और तुरंत वहीं पर वोट टपाटक वोट जो है टकाटक वोट जो है पड़ता रहता है भारतीय जनता पार्टी को। सवाल यह है कि अभी ईवीएम, जो अभी पंचायत चुनाव का मामला आया है हरियाणा के पानीपत का, कि एक हारा हुआ प्रत्याशी जब उसकी रिकाउंटिंग होती है ईवीएम की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जीत जाता है। ईवीएम पर जो सवाल खड़ा हुआ है वो यही है कि ईवीएम गलत तरीके से, यानी ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है और ये प्रूफ हो गया। ईवीएम का काउंटिंग गलत तरीके से जिताया जाता है और हारे हुए प्रत्याशी को जिता दिया जाता है, जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं 25 से 70 सीटें लोकसभा में, पिछले लोकसभा में 2024 में नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने फोन करवा कर जीते हुए प्रत्याशी को हराने का काम किया। चाहे वो बांसगांव की सीट हो, चाहे वो फूलपुर की सीट हो, चाहे वो मेरठ की सीट हो, चाहे वो मुंबई की नॉर्थ वेस्ट की सीट हो, चाहे वो भोपाल के पास की सीट हो, चाहे वो कांकेर की सीट हो, चाहे वो तेलंगाना की सीट हो, हर जगह बेईमानी हुई है। और बेईमानी कर नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके ये सरकार बनाई है। इसीलिए हमारा नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। नरेंद्र मोदी वोट चोर है और वोट चोरी करके गद्दी पे बैठा है, इसलिए हम कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। और आज कल रात में या सुबह जो गाना लॉन्च हुआ है कि बीजेपी चुनाव आयोग वोटवा चोर लागेला, यह जनता की जुबान पे चढ़ गया है और वो थीम सॉन्ग बन गया है और उसमें बच्चे डांस कर रहे हैं, नौजवान गा रहे हैं।
तो ये जो वोट चोरी का मामला है, वोट चोरी इसीलिए देखिए किसानों की बात नहीं सुनता, क्योंकि नरेंद्र मोदी को मालूम है कि मैं वोट चोरी से चुनाव जीत जाऊंगा, तो किसान की बात नहीं सुनता। महिला पहलवान बैठती तो उनकी बात नहीं सुनता। अभी जो देसी कुत्तों को लेकर बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं के वोटर रहे हैं, जो उनको समर्थन करते हैं, उन्हीं को उनकी पिटाई कर रहा है, झुग्गी झोपड़ी वालों को उखाड़ फेंक रहा है, आदिवासियों के जंगल उखाड़ रहा है, दावा कर रहा है। इसका अर्थ है नरेंद्र मोदी को मालूम है कि मुझे इन चुनाव से तो चुनाव जीतना ही नहीं है, मुझे तो अपने वोट चोरी से जीतना है। चाहे बैलेट से चुनाव करा लो, तो चंडीगढ़ में बैलेट से चुनाव कराओगे तब भी बेईमानी से चुनाव जीतेंगे, ईवीएम से चुनाव कराओगे तब भी बेईमानी से जीतेंगे। और उससे भी जब मन नहीं भरता है तो आपको मीरपुर का विधानसभा उपचुनाव याद है, कुंदरकी का विधान उपचुनाव याद है कि बंदूक के बट लगाकर गोलियों का वो राइफल्स तान दी गई, पिस्टल तान दिया गया, तमाम वोटर्स को, अल्पसंख्यकों को, यादवों को और जाटा समाज के लोगों के ऊपर पिस्तौल तान दी गई कि तुम लोग जो है वोट नहीं करने जाओगे। और इससे भी जब मन नहीं भरता है तो तमाम बीएलओ, तमाम वह जो चुनाव में कर्मचारी लगते हैं, उसमें यादव नहीं होगा, उसमें मुसलमान नहीं होगा, उसमें कुर्मी नहीं होगा, उसमें जाटव नहीं होगा। इस पर इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं बोलता? इलेक्शन कमिश्नर जो है ये खालिश रूप से आरएसएस का आदमी है, अमित शाह का आदमी है, इसलिए अमित शाह के निर्देशन में काम कर रहा है और इसका कुछ मतलब नहीं है। ये सब संविधान को खत्म कर चुके हैं। देश में तानाशाही आ चुकी है, देश में तानाशाही है। अब आप समझ सकते हैं, देश में तानाशाही है और सांप्रदायिक और फांसीवादी ताकत देश के सत्ता पर कब्जा कर चुका है और उसका एक ही रास्ता है उसको हटाने का, वह है जन आंदोलन, जिसमें राहुल गांधी जी ने, हमारे जननायक राहुल गांधी जी को समझ है, उस चीज को समझ रहे हैं, इसीलिए वो जनता के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो पद यात्रा के माध्यम से हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, या भारत न्याय यात्रा हो, चाहे वो वर्तमान समय में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर वो जनता के बीच में अवेयरनेस फैला रहे हैं। और उन्हें मालूम है कि जन आंदोलन के बिना अब इस वर्तमान सत्ता से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है बेईमानी कराने के लिए। और 2020 का जो चुनाव था, बिहार का तमाम सीटें थी, एक ऋतु जायसवाल थी, चुनाव जीत गई, वो हारा हुआ घोषित कर दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में तमाम समाजवादी पार्टी के लोग विधायक बन गए, वापस उनका रिकाउंटिंग करके उनको जबरदस्ती चुनाव हराया गया। क्या बात करते हैं, 40-50 सीटें तो रिकाउंटिंग करके हराई गई उत्तर प्रदेश में, 20 सीटें बिहार में रिकाउंटिंग करके हराई गई। जो जीत गया उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, जो हार गया उसको सर्टिफिकेट दिया। ये स्थिति थी। और ये सब फोन अमित शाह के यहाँ से होता है, पीएमओ से जाता है, तमाम इलेक्शन में जो लगे हुए आरओ हैं उनको जाता है और आरओ से कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर से कहते हैं इसको नहीं, इसको दो, मेरे वाले प्रत्याशी को दो। तो ये इस स्तर पर बेईमानी हो रही है। ये मैंने कहा था कि ये चर्चा हम 15-20 मिनट का रखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लंबा हो गया। 2 मिनट और लूंगा और खत्म कर दूंगा। जरा वो ले आइए, जो फोटोग्राफ्स मैंने कुछ भेजे थे वो ले आइए। ये इसलिए दिखाने का मकसद, बस 2 मिनट का हम वक्त लेंगे। जब सीजेआई ने खुद को पैनल में रखा कि सीजेआई प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होंगे जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे, उसके बाद कानून लाया गया, कहा गया कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री होगा पैनल में। पहली बार उस पैनल में कौन था? प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री ने चुन के रखा था किसको? कानून मंत्री को, विधि एवं न्याय मंत्री को रखा था। लेकिन जब राजीव कुमार का कार्यकाल पूरा हुआ, याद कीजिएगा, जब राजीव कुमार का कार्यकाल पूरा हुआ तो जो पैनल में प्रधानमंत्री के साथ विधि एवं न्याय मंत्री यानी कानून मंत्री और एलओपी थे, उसमें से अपने ही कानून मंत्री को बाहर किया जाता है मोदी द्वारा। ये मोदी क्या, फिर शाह बैठे, उन्हीं के हिसाब सरकार अमित शाह चला रहे। फिर वहां पर एंट्री होती है अमित शाह की, क्योंकि अमित शाह किसी भी स्तर पर, उनको मोदी पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अमित शाह से बेहतर देश में कोई मोदी को नहीं जानता, इसलिए मोदी पर अमित शाह का भरोसा नहीं था। अमित शाह मोदी को के भरोसे इस बात को नहीं छोड़ सकते थे कि कौन वहां पर चुनाव आयुक्त बनेगा या मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। शाह ने वहां से कानून मंत्री को बाहर किया और फिर उसमें खुद शाह बैठे इस बार, और इस बार ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। ज्ञानेश कुमार जो अभी आपने देखा, जितने फोटोग्राफ्स, कितने प्रसन्न नजर आते हैं अमित शाह के साथ, क्योंकि अमित शाह के सचिव रहे ये सहकारिता मंत्रालय,
लेकिन अगर प्यार पूछा जाए तो उनका प्यार है सहकारिता, क्योंकि सहकारिता पर, गुजरात में सहकारिता पर ही शिकंजा कस के उन्होंने राजनीति में इतना लंबा सफर तय किया है। और पहली बार ऐसा है कि होम मिनिस्ट्री के साथ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को जो है, होम मिनिस्टर के जिम्मे कोऑपरेटिव को किया जा रहा है कि सहकारिता, कोई आपस में किसी तरीके का ऐसा नहीं है कि गृह वाले का सहकारिता से संबंध बनता है। उनको सहकारिता चाहिए था, सहकारिता की ही राजनीति से इतना लंबा उन्होंने राजनीति किया। और उस उनके ड्रीम कोऑपरेटिव के सचिव जो है ये ज्ञानेश कुमार थे। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आज इसको एक बार रिमाइंडर के रूप में बताना जरूरी समझा। और इसी वजह से ज्ञानेश कुमार की ये भाषा है, कंधे पे बंदूक, माँ बहन बेटी और डरता नहीं हूं, ये सब भाषा वहीं से है। इजाजत दीजिए। धन्यवाद प्रबल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।